अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग ह्यूमन स्केलेटन टॉपिक के साथ में। आज की इस वीडियो के अंदर हम ह्यूमन स्केलेटन, उसकी बनावट, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क दे रहा होता है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है ये हमारी बॉडी को एक मजबूत शक्ल देने का काम कर रहा होता है। और क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है इसलिए इसको एंडोस्केलेटन कहा जाता है। हमारी बॉडी में मौजूद स्केलेटन जो होता है वो बोन्स का बना हुआ होता है और उसके अलावा उसके साथ कार्टिलेज भी शामिल होती है। कार्टिलेज को हम हमारी सॉफ्ट बोन्स कह रहे होते हैं। ये जो हमारा स्केलेटन हमारे पास मौजूद है ये मसल्स के साथ जुड़ करके एक सिस्टम बनाता है जिसे मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है। और ये मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम जो है ये हमारी बॉडी को मूवमेंट में मदद कर रहा होता है। अगर हम हमारी बात करें, जब हम पैदा होते हैं तब हमारे पास 300 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन वो हड्डियाँ आपस में करीब आकर के आपस में जुड़ करके 206 फिर अडल्ट के अंदर बन जाती हैं। अगर हम हमारे स्केलेटन की बारे में बात करेंगे, इसके फंक्शंस के बारे में, तो ये हमें शेप और सपोर्ट दे रहा है, जैसे कि हमने कहा फ्रेमवर्क हमें दे रहा है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को बचाने का काम कर रहा है, जैसे कि हमारे हार्ट हो गए, इन्हें बचाने का काम कर रहा है। उसके अलावा हड्डियों के अंदर रेड बोन मैरो पाया जाता है और यहाँ रेड बोन मैरो में हमारे ब्लड सेल्स जो हैं वो बन रहे होते हैं। उसके अलावा कैल्शियम अगर हमारे पास ज़्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर तो कैल्शियम भी स्टोर होता है हमारे बोन्स के अंदर, और इस तरह से फास्फोरस भी यहाँ पर स्टोर हो रहा होता है। उसके अलावा ये मसल्स को अटैच करता है ताकि फिर मूवमेंट हो सके। अब यहाँ पर ऑस्टियोलॉजी की बात हो रही है। ऑस्टियोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम हमारे ह्यूमन बोन्स को पढ़ते हैं। तो इसके अंदर बोन का स्ट्रक्चर, बोन की डेवलपमेंट, बोन का फंक्शन और बोन की डिजीजेस, ये तमाम चीज़ें ऑस्टियोलॉजी में डिस्कस होती हैं। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन के बारे में कि हमारे बोन्स किस तरह से बने हुए हैं। हमारे बोन्स टफेस्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसके अंदर कोलेजन फाइबर मौजूद होते हैं, बोन सेल्स मौजूद होते हैं, मिनरल्स मौजूद होते हैं जैसे कि कैल्शियम फास्फेट, और 10 से 20% वाटर भी यहाँ पर पाया जाता है। बोन अपनी साइज़ के हिसाब से कुछ छोटे भी होते हैं, बड़े बोन्स भी होते हैं, और शेप के हिसाब से भी अलग अलग तरह के बोन्स होते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर बुनियादी तौर पर तमाम का सेम होता है। उनके अंदर एक पार्ट स्पंजी बोन का पाया जा सकता है जो कि लाइट वेट होगा, पोरस होगा, सुराखों वाला होगा, और ये आमतौर पर एंड्स पर यानी कि आखिरी हिस्सों में पाया जाएगा। और बाकी का हिस्सा जो होगा काफ़ी ज़्यादा डेंस होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और ये सपोर्ट वगैरह भी देने का काम कर रहा होगा, जिसे हम कॉम्पैक्ट बोन कह रहे होंगे। तो एक होता है स्पंजी बोन जिसे कैंसिलियस बोन कहा जाता है, और दूसरा बोन होता है वो कॉम्पैक्ट बोन या जिसे कॉर्टिकल बोन जो है कहा जाता है। उसके अलावा हम लोग हमारे बोन की कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। तो हमारे बोन के अंदर ऑर्गेनिक पार्ट भी पाया जाता है और इनऑर्गेनिक पार्ट भी पाया जाता है। ऑर्गेनिक पार्ट जो होता है वो कोलेजन फाइबर्स यानी कि प्रोटीन के बने हुए धागों पर कंसिस्ट करता है। कोलेजन हमारी बॉडी में पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है और ये कोलेजन हमारे स्किन में भी मौजूद होता है। इस कोलेजन की वजह से हमारे बोन्स में फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है और उनके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा फोर्स को बर्दाश्त कर सकते हैं और मुश्किल से ही टूट पाते हैं। उसके अलावा इनऑर्गेनिक पार्ट की बात करेंगे तो वो हाइड्रोक्सी एपिटाइट का बना होगा जिसके अंदर कैल्शियम फास्फेट बुनियादी तौर पर मौजूद होंगे, और ये कैल्शियम फास्फेट हड्डियों को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना रहे होते हैं। इसी तरह से एक प्रोसेस का भी जिक्र है जिसे कैल्सिफिकेशन कहा जाता है। जब कैल्शियम की साल्ट्स कोलेजन फाइबर्स के ऊपर यानी कि बोन पर डिपॉजिट होते हैं जिस वजह से बोन मजबूत बनता है, तो इस प्रोसेस को कैल्सिफिकेशन कहा जाता है। यहाँ पर एक और वर्ड लिखा हुआ है ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन का मतलब होता है न्यू बोन की फॉर्मेशन होना। अब हम यहाँ पर पार्ट्स ऑफ अ लॉन्ग बोन डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक बड़ी बोन मौजूद है, जैसे कि ये फीमर वाली बोन मौजूद है जो कि आपको नज़र आ रही है, तो वो कितने हिस्सों में डिवाइडेड हो सकती है। 3 हिस्से यहाँ पर बयान किए जा रहे हैं, लेकिन अमूमन आपको 2 हिस्से ही देखने को मिलते हैं। एक जो कि आखिरी हिस्से होते हैं, जैसे कि ये वाले आखिरी हिस्से होते हैं, इन्हें कहा जाता है एपीफाइसिस, और जो दरमियान वाला हिस्सा होता है उसे कहा जाता है डायफाइसिस। तो मिडिल पोर्शन और टर्मिनल पोर्शन ये हमें आमतौर पर देखने को मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आपको इन दोनों हिस्सों के बीच का रीजन भी देखने को मिल सकता है जिसे मेटाफाइसिस कहा गया होता है। तो मेटाफाइसिस एपीफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में पाए जाने वाला हिस्सा होता है। एपीफाइसिस के भी यहाँ पर 2 नाम लिखे हुए हैं, प्रोक्सिमल यानी कि जो शुरुआती होगा, और जो दूर वाला होगा उसे डिस्टल एपीफाइसिस कहा जाएगा। इस एपीफाइसिस में ज़्यादातर जो पार्ट मौजूद होता है वो स्पंजी बोन मौजूद होता है, और डायफाइसिस में जो ज़्यादा पार्ट मौजूद होता है वो कॉम्पैक्ट बोन होता है। अब हम बात करते हैं एपीफाइसिस के बारे में। जैसे कि हमने कहा कि एपीफाइसिस स्पंजी बोन यानी कि कैंसिलियस बोन का बना हुआ होता है।
अब ये जो स्पंजी बोन होता है इसके अंदर इस तरह से होता है कि छोटे छोटे से पार्ट्स आपस में से कनेक्टेड होते हैं और इंटरकनेक्टेड पार्ट्स को ट्रेबेक्यूलाई जो है कहा जाता है। तो इसके अंदर कई सारे ट्रेबेक्यूलाई मौजूद होते हैं। इन ट्रेबेक्यूलाई की वजह से ये वाला पार्ट जो है ज़्यादा वेट बेयरिंग हो जाता है, ज़्यादा वज़न उठाने वाला हो जाता है। मामला ये होता है कि जब कभी फोर्स किसी जगह पर लगती है, अगर वो एक ही पार्ट होगा तो सारे में फोर्स जो है वो फैल जाती है, लेकिन जब मुख्तलिफ पार्ट्स होंगे तो फोर्स जो है ठीक से नहीं लग पाएगी। इस तरह से वो पार्ट महफूज रहेगा, फोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर होती रहेगी। इस एपिफाइसिस में रेड बोन मैरो जो है मौजूद होता है और यहीं रेड बोन मैरो में ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन भी हो रही होती है। इस एपिफाइसिस के ऊपर कार्टिलेज जो है वो मौजूद होती है। तो ये कार्टिलेज की लेयर जो है यहाँ पर मौजूद होती है, जिसे आर्टिकुलर कार्टिलेज कहा जाता है। दरअसल कार्टिलेज की 3 किस्में होती हैं। तो यहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज जो है वो इस एपिफाइसिस के ऊपर मौजूद होता है और ये फ्रैक्शन वगैरह यानी कि हड्डियों के रगड़ वगैरह से बचा रही होती है ताकि मूवमेंट आसान हो सके। अब हम बात करते हैं डायफाइसिस के बारे में, जो कि एक बोन का बीच वाला पार्ट होता है। तो इसे हम शेफ्ट या मिडल पोर्शन ऑफ द लॉन्ग बोन कह रहे होते हैं। डायफाइसिस का जो आउटर लेयर होता है वो कॉम्पैक्ट बोन यानी कि कॉर्टिकल बोन का बना हुआ होता है और इस कॉम्पैक्ट बोन के बाद स्पंजी बोन यानी कि कैंसिलस बोन जो है मौजूद होती है। इसके अंदर एक कैविटी मौजूद होती है जिसे मेडुलरी कैविटी जो है कहा जाता है। इस मेडुलरी कैविटी में फिर येलो बोन मैरो मौजूद होता है। ये जो कॉम्पैक्ट बोन है जो कि डायफाइसिस में पाया जा रहा है, ये कॉम्पैक्ट बोन हमारे स्केलेटल मास के अंदर 80% ये मौजूद होता है, बाकी 20% स्पंजी बोन होता है। डायफाइसिस वाला रीजन कॉम्पैक्ट बोन की वजह से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा डेंस होता है और उसके अलावा ये सपोर्ट और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं ऑस्टियोन के हवाले से, जो कि कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर यूनिट होता है। अगर बात होगी कि स्पंजी बोन का स्ट्रक्चर यूनिट कौन होता है तो वो होता है ट्रेबेक्यूलाई। ये जो ऑस्टियोन होता है जो कॉम्पैक्ट बोन का हिस्सा है, जो कि आपको इस तरह से ये वाले नज़र आ रहे हैं, इन तमाम कॉम्पैक्ट बोन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स का बना हुआ होता है और रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स को लेमेलाई जो है कहा जा रहा होता है। तो सर्कुलर रिंग्स आपको ये देखने को मिल रही हैं और इन्हें हम कंसेंट्रिक लेमेलाई जो है कह रहे हैं। इसके अंदर ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर कोलेजन मौजूद है और इन ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर हाइड्रोक्सी एपिटाइट यानी कि कैल्शियम फास्फेट जो है मौजूद है। इसके बीच के अंदर जो है सेंट्रल जो है हेवर्जन कैनाल मौजूद होता है। हेवर्जन कैनाल के अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स मौजूद होती हैं। तो इस तरह से तमाम बोन में ब्लड वेसल्स जो है वो फैल जाती हैं और खून की सप्लाई हो रही होती है। याद रखिएगा कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स दाखिल नहीं होती, तो उसका न्यूट्रिएंट्स वगैरह पहुंचने का जो मराहल होते हैं या फिर उसकी रिपेयरिंग जो है वो भी स्लो होती है, जबकि बोन की न्यूट्रिएंट्स वगैरह और रिपेयरिंग जो है वो फास्ट होती है। यहाँ पर आप भी इस हेवर्जन कैनाल को देख रहे हैं, लेमेला यहाँ पर मौजूद है और उसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ बीच में स्पेसेस भी नज़र आ रहे हैं जिन्हें ल्यूकना कहा जा रहा है और इन ल्यूकना के अंदर ऑस्टियोसाइट्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा अगर एक हमारे पास ऑस्टियोन है और दूसरा ऑस्टियोन उसके साथ कनेक्टेड है तो कुछ रास्तों के ज़रिए से कनेक्टेड होगा जिन्हें वॉकमेंस कैनाल्स जो है कहा जाता है। तो वॉकमेंस कैनाल्स जो है वो एक ऑस्टियोन को दूसरे ऑस्टियोन के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। मेडुलरी कैविटी की अगर हम बात करते हैं तो मेडुलरी कैविटी जो है हॉलो कैविटी यहाँ पर लिखा हुआ है, हॉलो नहीं होती, जबकि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। इसकी जो अंदरूनी लेयर होती है उसे एंडोऑस्टियम कहा जाता है। बाहर की जो लेयर होगी सबसे बाहर वाली बोन की लेयर उसे पेरीऑस्टियम कहा जाता है, लेकिन इसकी अंदरूनी लेयर को एंडोऑस्टियम कहा जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर येलो बोन मैरो जो है अडल्ट्स में मौजूद होता है, लेकिन बच्चों के अंदर यहाँ पर रेड बोन मैरो मौजूद होता है। और ये येलो बोन मैरो जो यहाँ पर मौजूद होता है ये आमतौर पर फैट को स्टोर करता है और ये जब ज़रूरत होगी तो रेड बोन मैरो में भी कन्वर्ट हो सकता है। आमतौर पर जब बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है तब येलो बोन मैरो रेड बोन मैरो में तब्दील होता है। यहाँ खून की जब कमी होती है जिसे अनीमिया कहें, तब भी येलो बोन मैरो जो है रेड बोन मैरो में कन्वर्ट होता है ताकि ज़्यादा खून जो है वो बनाया जा सके। रेड बोन मैरो जो है यहाँ पर ब्लड सेल्स जो है वो बन रहे होते हैं। मेनली ये जो है स्पंजी बोन में यानी कि एपिफाइसिस में मौजूद होता है और उसके अलावा फिलेट बोन्स के अंदर मौजूद होता है। फिर बात करते हैं पेरीऑस्टियम के बारे में, जो कि टफ और फाइब्रस आउटर कवरिंग होती है बोन की। तो बोन के ऊपर की कवरिंग को पेरीऑस्टियम कहा जा रहा है। अब जब मसल्स कनेक्ट होती हैं तो वो टेंडोन्स के जरिए से कनेक्ट होती हैं, तो वो भी पेरीऑस्टियम के साथ जुड़ेंगी। इसी तरह से लिगामेंट्स जो हड्डियों को हड्डियों के साथ जोड़ती हैं वो भी इस पेरीऑस्टियम के साथ जुड़ेंगी। यहीं से ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं वो भी दाखिल होते हैं और ये वाला स्ट्रक्चर बोन की ग्रोथ और रिपेयर को भी सपोर्ट कर रहा होता है। पेरीऑस्टियम में कई सारे ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, सेल्स मौजूद होती हैं, तो ये बोन को प्रोटेक्ट और न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा होता है। अब लास्ट के अंदर जिस मेम्ब्रेन का जिक्र किया जा रहा है वो है एंडोऑस्टियम। एंडोऑस्टियम अंदर की लेयर होती है, जिस तरह से बाहर की लेयर पेरीऑस्टियम होती है, इस तरह से अंदर की जो थिन मेम्ब्रेन होती है उसे एंडोऑस्टियम कहा जाता है। यहाँ पर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम ऑस्टियोजेनिक
प्रोजिनेटर सेल्स कहते हैं। ऐसे सेल्स जो कि आगे चल करके बोन को बनाने वाले हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बोन की ग्रोथ भी हो सकेगी, बोन दोबारा से अपने आप को तोड़ करके दोबारा बना भी लेगा और बोन की रिपेयरिंग भी यहाँ से हो सकेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने बोन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग सेल्स को जिक्र करने वाले हैं जो कि बोन के अंदर पाए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।